भारत माता की कोख से एक से बढ़कर एक महान वीर ही नहीं बल्कि कई वीरांगनाओं ने भी जन्म लिया है, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व सुखों का त्याग कर अपनी मातृभूमि की पूरे मनोयोग के साथ रक्षा की। ऐसी महान वीरांगनाओं की श्रेणी में एक नाम आता है रानी नायकी देवी सोलंकी का। राजमाता नायका देवी, जिसने साबुद्दीन मोहम्मद गोरी को भारत में पहली पराजय का रास्ता दिखाया, युद्ध भूमि में धूल चटा दी थी। रानी नायकी देवी इतिहास के पन्नों से गायब एक ऐसी वीरांगना थी जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित करने वाले मोहम्मद गौरी को नपुंसक बना दिया। रानी नायकी देवी का इतिहास भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन दोहरी मानसिकता से ग्रसित इतिहासकारों ने रानी नायकी देवी का नामोनिशान इतिहास की किताबों से मिटा दिया। गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी नायका देवी सोलंकी का जन्म गोवा में हुआ था। बचपन से युद्ध कला में महारत हासिल करने वाली राजकुमारी नायकी देवी सोलंकी एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थी। इनके पिता महाराजा शिवचित्ता परमांडी कंदब के महामंडलेश्वर थे। जब राजकुमारी नायका देवी सोलंकी बड़ी हुई तो इनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजयपाल सिंह के साथ हुआ। अजयपाल सिंह गुजरात के महाराजा महिपाल के पुत्र थे। सन 1175 ईस्वी में अजयपाल सिंह की उनके ही अंगरक्षक ने हत्या कर दी और मौत के घाट उतार दिया। महाराजा अजयपाल सिंह का कार्यकाल 4 वर्षों का रहा। 1171 ईस्वी से लेकर 1175 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। महाराजा अजयपाल सिंह सोलंकी की मृत्यु के पश्चात अनहिलवाड़ा गुजरात की कमान नायकी देवी सोलंकी के हाथ में आ गई, क्योंकि इस समय इनका पुत्र आयु में बहुत छोटा था। अजयपाल सिंह सोलंकी और रानी नायकी देवी सोलंकी के 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम मूलराज द्वितीय और छोटे पुत्र का नाम भीमदेव द्वितीय था। राज्य पर संकट और मोहम्मद गौरी से युद्ध। महाराजा मूलराज द्वितीय को सिंहासनारोहण किए हुए कुछ वर्ष बीते ही थे कि अचानक राज्य में घोर विपत्ति का अंधेरा छा गया। राजमाता नायकी देवी के गुप्तचरों ने गुप्त सूचना पत्र भेजकर बताया कि किस तरह गिद्ध नरमांस भोजन के लिए तैयार बैठा है और कभी भी गिद्धों का झुंड राज्य में प्रवेश कर सकता है। गिद्ध का अर्थ होता है तुर्की आक्रमणकारी और नरमांस भोजन अर्थात राज्य की प्रजा को मौत के घाट उतारकर उनका सर्वस्व लूटकर ले जाना। राजमाता नायकी देवी के कुशल गुप्तचरों के समूह का नाम था शौंग। मोहम्मद गौरी एक तुर्की लुटेरा था जो हवसी और आक्रांता था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सन 1178 ईस्वी में विशाल सेना के साथ गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा की तरफ निकल पड़ा। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था गुजरात राज्य को जीतना। इसी को मद्देनजर रखते हुए अनहिलवाड़ा से 40 मील दूर सन 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के पास गदार्रा घट्टा नामक घाट पर मोहम्मद गौरी ने तंबू लगाकर अपना सैन्य शिविर स्थापित किया। मोहम्मद गौरी ने रानी नायकी देवी के साम्राज्य पर सीधा आक्रमण नहीं करके अपने एक दूत के जरिए संदेश भिजवाया कि रानी और उसके बच्चों के साथ साथ राज्य की सभी महिलाओं एवं कन्याओं को धन दौलत समेत मुझे सौंप दो, नहीं तो सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब मोहम्मद गौरी का दूत संदेश लेकर रानी नायकी देवी के दरबार में पहुंचा तो रानी ने संदेश पढ़ा और उसका जवाब देते हुए मोहम्मद गौरी को लिखा कि हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर है। रानी नायकी देवी के इस निर्णय ने राज्य के सभी मंत्रियों एवं सामंतों को संशय में डाल दिया। तभी रानी ने उन्हें समझाया कि यह उसकी एक चाल है, मोहम्मद गौरी को पराजित करने का तरीका है। रानी नायकी देवी ने नाडोल के राजा कल्हण देव चौहान के यहाँ पर राज्य की सभी स्त्रियों एवं कन्याओं को भेज दिया ताकि वह वहाँ पर सुरक्षित रह सके। रानी नायकी देवी ने सेनापति कुंवर रामवीर को आदेश दिया कि आप कुछ सैनिकों के साथ मेरे से कुछ दूरी पर रहना। पूर्व योजना के अनुसार रानी ने 200 वीर और बलशाली योद्धाओं को आदेश दिया कि तुम भेष बदलकर मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल हो जाओ। कुछ योद्धा आबू पर्वत की तलहटी में छुप गए। इस तरह रानी ने मोहम्मद गौरी को भ्रम में रखने के लिए अपनी सेना के 25,000 सैनिकों को अलग अलग भागों में बांट दिया। पूरी योजना बनाने के पश्चात रानी नायकी देवी अपने दोनों पुत्रों मूलराज और भीमदेव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर बैठकर मोहम्मद गौरी के सैन्य शिविर की तरफ चल पड़ी। अपनी जीत सुनिश्चित मानकर मोहम्मद गौरी मन ही मन बहुत खुश था और जैसे ही उसने रानी नायकी देवी को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मन ही मन हंस ही रहा था कि अचानक से रानी नायकी देवी के घोड़े रुक गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके शिविर में मौजूद राजमाता के गुप्त सैनिकों ने हर हर महादेव का शंखनाद करते हुए आक्रमण कर दिया और हाहाकार मचा दिया। इस बीच राजमाता नायकी देवी के पीछे गज सेना, अश्वसेना एवं पैदल सैनिकों के सैलाब ने पर्वत और पथ को घेर लिया था। गौरी के पास कुछ सोचने एवं समझने का समय नहीं रहा। उसने आनन फानन में अपनी भागती सेना को एकत्र किया और आक्रमण की तैयारी की।
राजमाता नायकी देवी एक के बाद एक आक्रमणकारियों को गाजर मूली की तरह काट रही थी, मानो जैसे आज आर्यवर्त की पावंधरा को आक्रमणकारियों के रक्त से अभिषेक हो रहा हो। अंत में राजमाता गौरी की सैनिकों के चक्रव्यूह को भेद कर गौरी तक पहुंच गई। गौरी उनकी एक झलक पाकर भयभीत होकर भागने लगा। अंत में राजमाता ने उसे घेर लिया। इस बार गौरी भाग नहीं पाया। राजमाता की तलवार की वार से गौरी मूर्छित हो गया, उसका अंग भंग हो गया था। इससे पहले कि गौरी राजमाता के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होता, गौरी की सेना वहां आ पहुंची और उन्होंने गौरी को वहां से घायल अवस्था में बचाकर निकाल लिया गया। गौरी इतना डर गया था कि उसके घाव से खून बहने के बाद भी वह घोड़े से नहीं उतरा था और सीधा मुल्तान पहुंचकर घोड़े से उतरा। गौरी ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया था कि घोड़ा किसी हाल पे नहीं रुकना चाहिए, चाहे उसे नींद आ जाए या कितनी भी इलाज की जरूरत पड़ जाए, पर घोड़ा मुल्तान गंतव्य पहुंच के ही रुकना चाहिए। अगर घोड़ा कहीं रुक जाए थक कर तो उसे दूसरे घोड़े पे बैठा कर ले जाने का हुक्म दे रखा था। जब गौरी मुल्तान पहुंचा तो वह पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसे पता चला कि रानी नायकी देवी के तलवार के वार से वह अपना गुप्तांग खो चुका था और हमेशा के लिए नपुंसक बन गया था। मेरुतुंड के द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक और अन्य इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गौरी इतना डर गया कि मुल्तान पहुंचने के बाद ही वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। मुल्तान पहुंचने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने देखा कि वह नपुंसक बन गया। इस घटना के बाद मोहम्मद गौरी ने आगामी 13 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी। रानी नायकी देवी के रूप में काल का साक्षात दर्शन प्राप्त करने के बाद मानसिक रूप से एवं रानी नायकी देवी की तलवार के वार से शारीरिक रूप से नपुंसक बनने के बाद गौरी की कामेच्छा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। गौरी जब तक जीवित रहा वह उस राजपूतानी की तलवार की धार को कभी नहीं भुला पाया। लड़ाई के लिए अब वह असमर्थ हो चुका था। उसे अब अपने दासों पर निर्भर होना पड़ा। उसका वंश भी आगे नहीं बढ़ सका। उसने अपनी सारी संपत्ति एवं राज्य उसके द्वारा बनाए गए यौन गुलामों में बांट दिया। वीर वीरांगना रानी नायकी देवी सोलंकी को हमारे देश के कुंठित मानसिकता के इतिहासकारों ने इतिहास की किताबों से गायब कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट, लाइक करें, शेयर करें।